ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੱਤਦੇ ਬੰਦੇ, ਮੈਂਬਰ ਬਣੀਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਣੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੇ ਹੈ। ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਆਉਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂਬਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ख्वाब होंदा है, ख्वाहिश होंदी है, बड़ा इनाम है अल्लाह का, लेकिन हर हाल च मैंबर नहीं बनना। मैंबर इज्जत अबरू नाल बनना है, मैंबर लोकां दियां वोटां नाल बनना है, धक्के नाल नहीं, सौदे करके नहीं, नोटां नाल नहीं, वोटां नाल बनना है। यह जिंदगी का असूल है, इनू ही कायम रखना है। अगर साडी कोई कमी कुताही हुई है, तुसीं उस ते अपना गुस्सा भी कर लिया, तुहाडा हक बनदा है। असीं अपना काम फिर जारी रखांगे। मैं अपनी जमात का शुक्रिया अदा करना, मैं इस हुकूमत का मशकूर हाँ कि मैं मुंतखब नुमाइंदा तो नहीं सा, ये बावजूद मैनू मेरी जमात ने वजारत दी है, मेरे वजीर आजम ने, इस इत्तेहादी हुकूमत ने मैनू इज्जत दी है, मेरे इलाके नू इज्जत दी है। ये ना तो मेरा है, बाकी इज्जत तो सारियां दी है। सो सारियां नू इज्जत दी है, और मैं उस वास्ते अपनी जमात का भी, अपने इत्तेहादी हुकूमत का भी, अपनी इत्तेहादी जमातों का भी शुक्रिया अदा करना। और जिस दिहाड़े सानू गवर्नमेंट मिली है, ये जानते हो कि गवर्नमेंट के हालात की सन, उसके बावजूद पहले सब तो पहला जिहड़ा काम साडा बजट आंदा आ पिया, आमदिया साल असीं बजट देना आया जून की 30 तारीख तो पहले पहले। जून से पहले पहले हमने पाकिस्तान का बजट देना था आने वाली हुकूमत ने, और उस बजट के अंदर जहां पाकिस्तान को बेशुमार मुश्किलात का सामना था, आपके इल्म में है कि हमारी हुकूमत ने आते ही बहुत मुश्किल फैसले किए, बहुत मुश्किल फैसले किए। मैं उसकी तरफ आता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतनी बात करके आगे चलूं कि जब मुझे मौका मिला, बजट की दस्तावेज तैयार हो रही थी, इमीडिएटली मैंने अपने इलाके के तरक्याती काम पंजाब हुकूमत को भी दिए। उस वक्त मुस्लिम लीग की हुकूमत पंजाब में बन गई थी, और मरकजी हुकूमत को भी दिए। उसमें आपकी ये सड़क सिर्फ भागो अड्डा से मुलवाना तक नहीं है, ये लाला मूसा से नूना अली से भागो से मुलवाना तक है। और इंशाल्लाह ताला ये इसका पीस मुकम्मल होगा। अगला जो पोर्शन है वो हमारा, क्योंकि आस्ता आस्ता फंड रिलीज हो रहे हैं। और ये भी आपको गुजारिश करता चलूं कि इस वक्त हुकूमत ने अपने सारे फंड जो हमारे सैलाब मुतासरीन हैं उस इलाके में लोगों की तरफ मुंतकिल कर दिए हैं, इसलिए कि आज पाकिस्तान के 3 करोड़ 30 लाख लोग, 3 करोड़ 30 लाख लोग, दुनिया में बहुत कम ममालिक ऐसे हैं जिनकी आबादियाँ इतनी हैं। इतनी बड़ी आबादी आज पानी के नीचे है, उनके घर बार बह गए हैं, उनके मवेशी बह गए हैं, उनकी जिंदगियाँ इस वक्त बड़े खतरात का शिकार हैं। रास्ते नहीं हैं, फसल बूटे ख़त्म हो गए हैं, ज़िंदगी के असासे ख़त्म हो गए हैं। ज़मींदार के पास क्या होता है? उसके बैल, उसके माल मवेशी होते हैं, घर बार होता है, उसका दाना जो अपने पास होता है, गल्ला वो होता है, या घर की कुछ चीज़ें, वो सारा कुछ ख़त्म हो गया है। और सिर्फ चंद लोगों का नहीं, 3 करोड़ 30 लाख लोग इससे मुतासर हुए। ये दुनिया के बहुत बड़े तूफानों और अजाबों में से एक अजाब आया है, और इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं। उसका मुकदमा हमारी हुकूमत ने दुनिया भर के जाके फोरमों पे लड़ा है, और लड़ रहे हैं कि अब दुनिया ने, ये जो तूफान आया है इसमें दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा है, और अब हमारी मदद उन्हें करनी चाहिए। लेकिन हमारे इस सेमाई के फंड वहाँ गए, इसके बावजूद मुझे जो फंड मिल सके हमने ये काम शुरू कराया है। अब इसका अगला फेज़ मुकम्मल करके अब नूना वाली और लाला मूसा वाली रोड मुकम्मल करेंगे। इसके साथ ही मैंने लाला मूसा से पसवाल से चिकोड़ी अड्डा, वो भी हमारी एक मेन लिंक रोड है, वो भी मंजूर कराई है। उसके भी पैसे अब रिलीज़ हो रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द उसका भी इफ्तिताह करेंगे। और इसके साथ ही और कुछ लिंक रोड्स भी हैं। फिर मैंने एक सड़क डिंगा से डिंगा से मुगोवाल, वो मंजूर कराई थी। वो पंजाब हुकूमत की सड़क थी, अब पता नहीं उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। लेकिन मैंने आपके देहात के लिए बहुत सारे काम, हर यूनियन काउंसिल के लिए वो पंजाब गवर्नमेंट को लिख के बाकायदा दिए, अप्रूव करा लिए। वो पैसे अब आने थे, लेकिन पंजाब हुकूमत तब्दील हो गई। मैं अपनी जिम्मेदारी से कभी मुफर नहीं करता, मैं उसको भूला नहीं हूँ। इंशाअल्लाह ताला वो मंसूबे भी जब मौका मिला पूरे करेंगे। और जब से हमारी हुकूमत आई है
हमने, आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क में गैस की बड़ी शदीद किल्लत है, बाहर से गैस मंगवाई जा रही है, लेकिन हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से गुजारिश की है 2-3 कैबिनेट कमेटीज़ में, मीटिंग्स में, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द गैस के ऊपर से पाबंदी जो है वो ख़त्म होगी कि इसके मज़ीद ज़राए पैदा किए जा रहे हैं। अब आलमी मंडियों में भी कीमतें नीचे आ रही हैं, तो हम ज़्यादा गैस वहाँ से ख़रीद सकेंगे, सस्ती गैस लोगों को दी जा सकेगी। लेकिन हमने उससे पहले अपने सर्वे करके, क्योंकि गैस के काम ज़रा लंबे होते हैं, ये आपने पहले सर्वे कराना होता है, इसके एस्टीमेट्स बनते हैं, इसके नक्शे बनते हैं, अप्रूवलें होती हैं, फिर इसका फंड जाता है, फिर उसके सामान खरीदा जाता है, फिर वो महकमा आके लगाता है, तो ये थोड़ा लंबा काम है। आपके जो मंसूबे हमने 2008 में शुरू किए थे वो 2012 में आके मुकम्मल हो सके थे, काफ़ी टाइम लग गया था। लेकिन मैं आज ये बात भी बताते हुए मुझे हैरत है कि जब हमारी हुकूमत आई और पता किया कि हमारे तरक्याती फंड्स जो गैस के थे वो सारे खर्च नहीं हुए थे। बहुत सारे देहात के फंड्स, बहुत सारे मनसूबा जात के फंड्स महकमा के पास अभी तक मौजूद थे और आज भी मौजूद है। पिछली 2 हुकूमतों में आने वाले अहबाब वो ऑलरेडी महकमों के पास पड़े हुए पैसे का भी इस्तेमाल नहीं करा सके। उनको ना मंजूरी करानी थी, ना पैसे देने थे, सिर्फ काम कराने थे और वो काम नहीं करा सके। ये बड़ी हैरत की बात है कि वो कैसी नुमाइंदगी करते रहे हैं। बहरहाल ये आपका काम है और उनका काम है, आप बेहतर जज हैं या इलाका के लोग बेहतर जज हैं। मैंने फिर भी कोशिश की है कि हम अब जो ही हमें मौका मिलेगा तो गैस के भी प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। मुझे बखूबी इल्म है चौधरी साहब कि मिर्ज़ा तार की गैस नहीं चली, लेकिन मुझे ये बात कहने में भी खुशी है कि चौधरी शरीफ साहब ने ये फैसला किया था कि जब तक गांव में गैस नहीं जलेगी मेरे घर में मीटर नहीं लगेगा, और मुझे उम्मीद है आज तक मीटर नहीं लगा। यही जज्बा होना चाहिए। लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी, ये पूरे मुल्क में ये पाबंदी है, मैं पूरे मुल्क के अंदर लगने वाली पाबंदी के खिलाफ लगा हुआ हूं। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये खत्म होगी और न सिर्फ हमारे हल्के को बल्कि पूरे मुल्क के लोगों को इसका फायदा होगा। मुश्किलात यकीनन है, आज हमारी हुकूमत जिन हालात से गुजर रही है, मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है, आप सारे हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई, हमारे नौजवान, बहनें, बच्चे हर चीज़ से आगाह है। मुझे कोई बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी यादाश्त ताज़ा करने के लिए, जब हमारी हुकूमत आई थी तो उस वक्त पाकिस्तान के हालात ये कि खान साहब आर्मी चीफ के भी पीछे पड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि मैं अपनी मर्जी का चीफ लगाऊंगा। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के भी पीछे पड़े हुए थे और आज तक उसको गालियां दे रहे हैं। और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपनी मर्जी का लगाऊंगा। वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान के भी पीछे लगे हुए थे और वो कहते थे मैं मेंबर भी अपनी मर्जी के लगाऊंगा। उन्होंने कानून भी अपनी मर्जी का बनाया था कि इस मुल्क में अब इलेक्शन मैं ही जीतूंगा, वोटों से नहीं, ताकत के जोर पर जीतूंगा। और इमरान खान वही है ना, जिस दिन इमरान की हुकूमत खत्म हुई उस दिन इमरान का टिकट लेने वाला कोई नहीं था। तो आज इमरान खान ने कौन सा कमाल कर दिया कि आज लोग उसके पीछे चल पड़े हैं। ये वही लोग हैं जो उसके साथ पहले भी थे। आज उसने कोई नई बात तो नहीं कर दी, कोई नया फलसफा तो नहीं दे दिया। वो मुखालफों के लिए गालियां तो वही है ना जो खान साहब पिछले 4-5 साल से दे रहे हैं। वो चोर डाकू की दास्तान तो सुनते सुनते आपके भी कान पक गए, हमारे भी पक गए। कोई नई बात तो नहीं की है। वही है खान साहब जो पिछले 4 साल तक लोगों को जेलों में रखा, नैब के केसेस बनाए और अदालतों में जूं केस जाते गए, अदालतों ने उठा के केस बाहर फेंके हैं कि ये क्या है। अभी हाजिर ताज़ा तरीन जो है हमारी क़यादत को, मुस्लिम लीग की क़यादत को क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या उनके खिलाफ केसेस नहीं बने। अभी हाजिर जो लेटेस्ट आया है वो एहसन इकबाल साहब, मुस्लिम लीग के जो वजीर हैं, उनके खिलाफ एक रेफरेंस था जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा लिटरली उठा के फाइल मारी है उस नैब के मुंह पे कि ये क्या केस बनाए हो, लोगों की इज्जतें उछालने के लिए। बताओ इसमें करप्शन कहाँ हुई है, इसमें कहाँ गलती हुई है। और उसके ऊपर इतना बड़ा हंगामा था। इसी तरह बाकी केसेस थे। लेकिन मैं कहता हूं चले आपने केस बना लिए, 4 साल तक हुकूमत में रहने के बाद खान साहब, कौम आपसे पूछती है कि आपने किसी बंदे से 1 रुपया रिकवर कराया?
सिवाय मीडिया में प्रोपेगेंडा करने के, सिवाय सोशल मीडिया में गालियां देने के, और आपके जो ग्रुप्स बने हुए हैं वो सोशल मीडिया पे लोगों की इज्जतें उछालने के, आपने क्या किया? अच्छा चले, आपने पैसे रिकवर नहीं किए तो आपने मुल्क की खिदमत कौन सी कर दी? आपको याद है ना, इमरान खान साहब अपनी हुकूमत के आखिरी दिनों में जितने इलेक्शन हुए सारे इलेक्शन हारे थे, इसलिए कि लोग उससे नाराज थे, क्योंकि इमरान खान ने ख्वाब बड़े दिखाए थे, वादे बड़े बुलंद मांग किए थे, लेकिन उन सारे वादों से इनहराफ किया था। ना 1 करोड़ नौकरियां दी, ना 50 लाख घर बनाए, ना रोजगार आम किया, ना मेरिट दिया। आज कौम इमरान खान साहब आपसे पूछती है कि आपके साथ बैठे हुए लोगों पे सारे जहान के इल्जामात हैं, आज भी बीआरटी का केस अनसॉल्व पड़ा हुआ है। आज तो आपकी जात के ऊपर, आज को आपकी फैमिली के ऊपर सवाल उठ गए हैं, और सवाल नहीं है, सबूतों के साथ बातें हो रही हैं कि आप, आपकी अहलिया, आपके साथी, आपने ब्राइब ली है, आपने रिश्वतें ली हैं, इसलिए कि आपने, वो बड़ा मशहूर केस है, आपने सुना होगा कि खान साहब ने, इनकी अहलिया ने और कई लोगों ने, इनके गिरदनवार लोग जो हैं, उन्होंने मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो करप्शन की है, अब उसकी केसेस आने वाले हैं। मैं उसके बारे में अभी कह नहीं सकता क्योंकि वो केस अंडर प्रोसेस है, वो जल्द कौम के सामने होंगे, कुछ बातें सामने आ चुकी। लेकिन सवाल ये है कि अगर खान साहब इतने ही अच्छे थे, इतने ही आला थे, तो फिर पहले अपने 4 साल दौर में कुछ कर लेते। क्या किया है? जब इनकी हुकूमत खत्म की गई तो इन्होंने लोगों के जज्बात के साथ खेला, पाकिस्तान की सालमियत से खेला। पहले IMF से मुआहिदा किया, शर्तें मानी, सख्त तरीन शर्तें, और वो शर्तें अल्टीमेटली अपनी हुकूमत जब खत्म होने वाली थी उससे पहले इनहराफ कर दिया। IMF ने आपसे हाथ खींच लिया, और आपको इल्म है कि IMF अगर आपसे हाथ खींच लेता है तो फिर उसके साथ और बहुत सारे इदारे हैं जो आपको मदद करते हैं, जो आपकी सपोर्ट करते हैं। वो IMF के बाद वर्ल्ड बैंक है, IMF के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक है, और बहुत सारे ममालिक हैं, और जो दुनिया से आप पैसा जनरेट करते हैं उसके लिए बेशुमार इदारे मौजूद हैं। वो आपको पैसे देने को तैयार नहीं होते, वो आपके मुल्क का मेयार और इसकी जो रेटिंग होती है वो गिरा देते हैं। खान साहब ने उनको नाराज किया, उन्होंने पाकिस्तान का नातका बंद किया, और पाकिस्तान के हालात श्रीलंका वाले होने वाले हो गए। श्रीलंका तो 2-2.5 करोड़ का मुल्क है, उसके खिलाफ तो इतने बड़े दुश्मन नहीं हैं। हमारा तो मशरकी महाज भी सेफ नहीं है, हमारा मगरबी महाज भी सेफ नहीं है, हर तरफ से हम पे हमले हैं, आलम हमारे खिलाफ है। इसलिए कि पाकिस्तान दुनिया के मुसलमान मुल्कों में एक ऐसा मुल्क है जो दिफाई तौर पे ताकतवर है, तगड़ा है, इसके पास जदीद तरीन हथियार हैं, और दुनिया की नजरें हमारे हथियारों पे है। अगर हम बैंकरप्ट हो जाते, अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाता, तो आप पे खुदा न खास्ता वो पाबंदियां लगती जिसको हम बर्दाश्त ही ना कर सकते। उनका जिक्र करते हुए हमारी रूह कांपती है। लेकिन खान साहब को सिर्फ अपना इक़्तिदार चाहिए था। इन्होंने एक और बड़ा कमाल का काम खेला कि जी मेरे खिलाफ साजिश हो गई, आलमी साजिश हो गई, अमेरिका ने साजिश कर दी है। क्या साजिश हुई है? हम रोज पूछते थे भाई क्या साजिश हुई है, कहते थे जरा गौर कीजिए, कहते थे कि जी अमेरिका के एक डिप्टी सेक्रेटरी, ये हमारी वजारतें होती हैं ना, वजारतों में सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी आता है, और ये पाकिस्तान जैसे मुल्क में डिप्टी सेक्रेटरियों की तादाद हजारों में है। एक वजारत के डिप्टी सेक्रेटरी ने हमारे सफ़ीर से, जब वो सफ़ीर साहब वापस आ रहे थे, तो उनको एक खाने में कहा कि आपका वज़ीर आज़म हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें करता है, बहुत ज़्यादा हमें इल्ज़ाम देता है, लिहाजा आपके साथ हमारे ताल्लुकात में तनाव है। उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गई है। अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई और खान साहब चले गए, तो क्योंकि हमारे खिलाफ बातें करना, पाकिस्तान की तरफ से जो गालियां हमें दी जाती हैं वो कम हो जाएंगी, तो हमारे ताल्लुकात में ज़रा बेहतरी आ सकती है। लेकिन अगर खान साहब जारी रहे तो ताल्लुकात खराब रहेंगे। अच्छा, ये बात साजिश कहां से हो गई? अगर उसने कह दिया तो ये साजिश कहां से हो गई? इसके ऊपर खान साहब ने पूरा एक साजिश का बयानिया खड़ा किया। आपको याद है ना, उन्होंने कहा कि जनाब वो एक साइफर आया है, फिर खत निकाला यूं करके, जेब से दिखाया नहीं, यूं करके कि ये वो खत है। उस खत में क्या लिखा था ये सारी कौम को आपने बार बार पढ़ाया है। लेकिन कल
उस खत की असलियत खुद खान साहब की अपनी जबान से और उनके सेक्रेटरी की जबान से कौम के सामने आ गई। उस खत के अंदर जो लिखा था हम बार बार कहते थे, और खान साहब की मौजूदगी में वजीर आजम थे इमरान खान साहब, और उन्होंने 2 मीटिंगें की हैं नेशनल सिक्योरिटी की, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ISI, बाकी सारी एजेंसियों के नुमाइंदे और हुकूमत के नुमाइंदे बैठते हैं। ये इमरान खान साहब के दौर में 2 मीटिंगें हुई। दोनों मीटिंगों में उस खत का जिक्र आया, उसके ऊपर बातें की गई, और बाकायदा फौज के तर्जुमान ने कहा कि इसमें कोई चीज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश नहीं है। ज्यादा से ज्यादा एक लफ्ज को हम कह सकते हैं कि ये उन्होंने अपने इख्तियार से तजावुज किया। उन्होंने पाकिस्तान को एक तरह के गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और उस पर नापसंदीदगी का इजहार हम कर देते हैं। ये फौज के तर्जुमान ने 2 दफा कहा है, इमरान खान वजीर आजम थे तब कहा है। मैं गुजारिश कर रहा था, बात ज़रा लंबी हो गई, लेकिन कुछ बातें वो हैं जो करनी ज़रूरी हैं कि अब खान साहब के अपने दफ्तर के अंदर हम उस वक्त भी कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको धमकी इख्तियार कर लो, धमकी कह सकते हो, इससे ज़्यादा बात इसमें नहीं है, और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसमें कोई बात नहीं। लेकिन अब खान साहब की जो ऑडियो आपने सुनी है, जो गुफ्तगू उनकी टेलीविजन पे चली है, अखबारात में आई है, सोशल मीडिया पे आप सब ने सुनी है, उसमें वो अपने सेक्रेटरी से कह रहे हैं कि ये जो खत आया है, इस खत के साथ हमने खेलना है। क्या फुटबॉल खेलना है, क्रिकेट खेलना है, क्या खेलना है? इस खत के साथ खेलना है कि हम लोगों के सामने झूठ बोल के इस खत के बारे में बहुत सारी बातें करके लोगों को इब्हाम में लाना है, अमेरिका के खिलाफ नफरत को, इजहार को ज्यादा उभारना है, हम इसको पाकिस्तान और इस्लाम के ऊपर हमला डिक्लेयर कराना है, ये करना था उन्होंने। वो सेक्रेटरी उनका कहता है उनको कि जनाब ये करना तो है, ठीक है, इस खत में तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक काम करें, आप एक मीटिंग कर लें। और उस मीटिंग में वो कहते हैं किस किस को बुलाऊं? वो कहते हैं शाह महमूद साहब को बुला लें और फॉरेन सेक्रेटरी को बुला लें, आप होंगे और मैं होऊंगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये खान साहब के सेक्रेटरी की जबानी गुफ्तगू है, खान साहब की मौजूदगी में रिकॉर्डेड है, और रिकॉर्ड भी हमने नहीं किया, उस वक्त वो वजीर आजम थे। हालात उनके दौर में कहीं लगे थे, हमारे दौर में नहीं लगे। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब की भी गुफ्तगू आई है, और उस गुफ्तगू में कोई काबिल एतराज़ बात नहीं है, बल्कि जो सिफारिश हुई उसके बारे में वो कह रहे हैं कि नहीं, ये काम हमने नहीं करना। लेकिन खान साहब क्या कह रहे हैं, उनका सेक्रेटरी उन्हें कहता है कि आप मीटिंग कॉल करें, और वजीर खारजा तो और बात है ना, वो तो चले बातें कर रहे हैं, आप सियासी लोग हैं, लेकिन सेक्रेटरी खारजा के उसे हम कहेंगे वो खत पढ़, वो खत पढ़ेगा, मैं उसका मिनट, हर मीटिंग के मिनट रिकॉर्ड होते हैं, तो मैं वो लिख लूंगा, वो मिनट मेरे पास रिकॉर्ड आ जाएंगे, और उस रिकॉर्ड को फिर मैं जिस तरह चाहूंगा इस्तेमाल कर लूंगा, जिस तरह चाहूंगा, क्योंकि तो मेरे हाथ में होगा। और फिर उन्होंने जो डंडोरा पीटा, उससे पाकिस्तान के खारजा ताल्लुकात में बहुत खराबी आई। हमारी हुकूमत आई थी तो आते ही हमें IMF के मसाइल का भी सामना था, इकॉनमी के हालात ख़राब थे, और पाकिस्तान में और आलमी मंडी में तेल की कीमतें बढ़ गई। हमारे फैसलों की बदौलत पाकिस्तान के लोगों को महंगाई की शिद्दत का सामना करना पड़ा। ये बात हमें फैसला
मैं अर्ज कर रहा था कि खान साहब ने साजिश खुद की, तैयारी की, उसका स्क्रिप्ट लिखा और कहा कि अब हम उसके साथ खेलेंगे। फिर सारी दुनिया ने कहा कि इसमें कुछ नहीं है, मीडिया ने कहा इसमें कुछ नहीं है, फौज ने कहा इसमें कुछ नहीं है, फॉरेन ऑफिस ने कहा इसमें कुछ नहीं है, लेकिन उन्होंने लोगों के जज्बात के साथ खेल के इस मामले को उजागर करते रहे। अब अपने हाथों से खुद बेनकाब हो गए और कल फरमा रहे थे कि अब ये खत कौम के सामने रख दो। भाई खत तो आप खुद कौम के सामने पढ़ के सुना चुके हो, कौन सा खत कौम के सामने रखना है? अब एक नया शोशा छोड़ने की कोशिश है, अब इसको एक और तरफ ले जाने की कोशिश है। लेकिन मेरे साथियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सवाल यह है कि कौम को आपने लेके किस तरफ जाना है? सियासतदानों से आप नहीं बनती। आप कहते हैं मैं ही अक्लमंद हूं, मैं ही दिलेर हूं, मैं ही दुनिया को समझता हूं, मेरे जैसा गैरतमंद कोई है ही नहीं। सियासी जमातों को साथ आप नहीं बैठते, अपनी जमात के किसी दूसरे फर्द की खिदमत को आप कुछ नहीं समझते। यानी इमरान खान वो वाहिद आदमी है जो हर चीज सिर्फ खुद करता है। शौकत खान कहता मैंने बनाया है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप मैंने जीता है, हुकूमत मैंने बनाई है, और पीटीआई इमरान खान है। यानी एक फर्द है। और जिस शख्स को ये शक पड़ जाए या जो इस वहम में आ जाए कि मैं ही मुकम्मल शख्स हूं, उसको मखबूतुल आवाज कहते हैं, उसको नॉर्मल शख्स नहीं कहते। वो किसी और स्टेट ऑफ माइंड का बंदा बन जाता है। इंसान तो गुनहगार है, कमजोर है, गलत फैसले कर सकता है। कौन है परफेक्ट बंदा? और ये परफेक्ट होने का दावा अल्लाह ने जिन पैगंबरों को हमारे पास भेजा था, उन पैगंबरों में खुद नहीं किया। अल्लाह के पैगंबरों ने भी ये दावा खुद नहीं किया था। अल्लाह ने उनकी गवाहियां दी थी कि वो परफेक्ट और गुनाहों से पाक है, लेकिन उन्होंने अपनी जबानों से नहीं कहा था। ये कैसा शख्स है? फिर कहते हैं खान साहब, सऊदी अरब आपसे नाराज, चाइना आपसे नाराज, ईरान आपसे नाराज, अमेरिका आपसे नाराज, IMF आपसे नाराज। क्यों नाराज? सऊदी अरब जैसा मुल्क जो हर वक्त में, हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ है। आप जरा मुझे एक बात बताएं, मुझे आप एक तोहफा देते हैं, कोई घड़ी देते हैं, कोई कोट देते हैं, कोई चीज तोहफे में देते हैं, और मैं वो चीज बाहर जाके बेच देता हूं। आपके साथ मेरा बड़ा ताल्लुक है, आप मेरी बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन मैं वो जाके चीज बेच देता हूं इरफान साहब, आपका पता चलता है और वो चीज आपके पास वापस आ जाती है कि जनाब ये महंगा सा तोहफा है इरफान साहब, आपका ही है, आपके पास वापस आया, आप खरीद लेते हैं। उसके बाद मेरे बारे में आपका क्या ख्याल होगा? मेरी आप कितनी इज्जत करेंगे? उस मुल्क की आप कितनी इज्जत करेंगे जिसके आप लीडर हों? इमरान खान साहब ने ये काम किया, सऊदी शहजादों से मिलने वाले तोहफे मार्केटों में करोड़ों रुपए के बेचे, और बेचने के बाद वो तोहफे आम खरीदार तो उसके होते नहीं, वो तो बहुत महंगी घड़ी है, यानी करोड़ों रुपए की घड़ियां हैं, करोड़ों रुपए के बाकी जेवरात हैं, वो आपने मार्केट में बेच दिए। वो वापस बिक के उन्हीं शहजादों के पास पहुंच गए, उनको खबरें पहुंची और कुछ तोहफे वापस पहुंच गए। जो दुबई में घड़ियां बेची थी वापस उनके पास पहुंच गई। उसके बाद वो पाकिस्तान के इस लीडर के बारे में क्या तस्वर करते, क्या इज्जत करते इसकी, क्या पाकिस्तान के साथ तावन करते? चाइना को आप गालियां दें, सऊदी अरब के खिलाफ आप बातें करें, पाकिस्तान के अंदर हर जमात के साथ, हर इदारे के साथ आप लड़ाई लड़े। फौज आप समझते हैं खराब है, फौज का सरबरा, ये हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इमरान खान ने, यूं तो हमारी तारीख है एक बड़ी, लेकिन इमरान खान ने फौज के सरबराह को इस वक्त जिस क्राइसिस का शिकार कर दिया है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है। आज पाकिस्तान में एक बहस हो रही है कि आर्मी चीफ कौन होगा। आपने आर्मी चीफ को या आर्मी चीफ के ओहदे को एक अजीब सी सूरत हाल का शिकार कर दिया है। आर्मी कह रही है कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और आप सारी दुनिया को कह रहे हैं इमरान खान कि पाकिस्तान में मेरी मर्जी का आर्मी चीफ होगा, इसलिए कि आर्मी चीफ होगा तो उस तरह उसके साथ जमहूरियत चलेगी। आर्मी चीफ मेरी मर्जी का होगा तो काम आगे बढ़ेगा। क्या बताना चाहते हो दुनिया को? क्या तजलील करना बाकी रह गई है तुम्हारी तरफ से? खुदा का खौफ करो, सियासत करो, बर्दाश्त करो। हमने दुनिया में बड़ा बड़ा मसाइल देखे हैं हमारी जमातों ने, हम इस हद तक मुल्क के ऊपर हमलावर नहीं हुए। कभी आप पाकिस्तान की इकॉनमी पे हमलावर होते हो? हम मुश्किल फैसले करते हैं, हम टैक्स बढ़ा देते हैं, हम बिजली के रेट बढ़ा देते हैं,
हम तेल के रेट बढ़ा देते हैं, पाकिस्तान के अवाम की जिंदगियों में आग लग जाती है हमारे फैसलों से। और ये नहीं है कि हमें पता नहीं था, ये फैसले करते वक्त हम जानते थे कि इसके असरात जो है, बड़ी डिटेल इस पर बहसें हुई थी कि इन फैसलों की वजह से आम आदमी की जिंदगी में बहुत मुश्किलें आ जाएंगी, लोग हमसे नाराज हो जाएंगे, हमारा सियासी नुकसान होगा। लेकिन फिर जब ये फैसला हुआ, इसका मुवाजना किया गया, तो ये देखा गया कि क्या फैसला करना है, अपनी सियासत बचानी है या मुल्क बचाना है। अगर हम ये फैसले नहीं करते, ये मुश्किलात खड़ी नहीं करते, तो दूसरी तरफ हम पे पाबंदियां लग जाएंगी, पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, और खुदा न खास्ता हमारी सालमियत खतरे में पड़ जाएगी। फिर दुनिया कहेगी कि ये अपना महंगा दिफाई निजाम बंद करो। क्या करोगे? कर पाएंगे हम इन दुश्मनों के होते हुए? इमरान खान ने फिर हमारे ऊपर एक वार किया। इनके वजीर खजाना जो साबका थे, उसने 2 सूबों के वजीर खजाना को कहा कि आप खत लिखो जिस दिन IMF के साथ, यानी वो फैसले जो पाकिस्तान के लोगों को मुश्किल में डाल के हमने सबको राजी किया, उसके ऊपर आखिरी हमला कर दिया। और हमला ये था, कहा कि खत लिख दो, दोनों सूबे खत लिखो मरकज को कि हम आपके साथ मुतमैन नहीं हैं, ताकि IMF पाकिस्तान के साथ अपने मुज़ाकरात मुअत्तल कर दे, ये डील डन ना हो, पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल से ना निकल सके। इमरान खान, क्या करना चाहते थे तुम? क्या इसका आसिफ जरदारी को नुकसान था, बिलावल भुट्टो को नुकसान था, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ को नुकसान था, या पाकिस्तान को? सिर्फ अपनी सियासत के लिए, और वह भी मनफी सियासत के लिए? खुदा का खौफ करो, ये काम नहीं चलने वाला। हमने मुश्किल फैसले किए थे, हमें पता है लोग हमसे नाराज हुए, यकीनन लोगों की जिंदगी में मुश्किलें बढ़ी, नाराजगी बढ़ती है। लेकिन ज्यों ज्यों हमारे फैसलों के बाद अब आसानियां आनी शुरू हुई हैं, अब डॉलर नीचे आना शुरू हो गया है, पाक रुपीस की कीमत बढ़नी शुरू हो गई है, हमारे फैसलों की बदौलत जब पाकिस्तान की इकॉनमी बेहतर होनी शुरू हुई है, तो आज इंशाल्लाह जल्द आप सुनेंगे तेल की कीमतें कम होनी शुरू हुई, बिजली के निर्ख इंशाल्लाह ताला चंद दिनों के अंदर वो कम होंगे, गैस के निर्ख कम होंगे। ज्यों ज्यों पाकिस्तान की इकॉनमी अगले चंद हफ्तों के अंदर अंदर बेहतरी की तरफ जाएगी। ये पिछले महीने आने वाले बिजली के बिल जो थे, वो तो किसी के लिए भी काबिल बर्दाश्त नहीं थे, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था, वो मुश्किल फैसला करना पड़ा पाकिस्तान के लिए। लेकिन आज इंशाल्लाह ताला उसके समरात की वजह से लोग हमारी तरफ, दुनिया हमारी तरफ, इदारे हमारे साथ तावन करना शुरू हो गए हैं, तो पाकिस्तान इन मुश्किल हालात से निकलने लगा। अब उसके समरात जो हैं वो लोगों तक वापस जाना शुरू हो जाएंगे। सियासत सिर्फ लोगों को खुश करने का नाम नहीं है। इमरान खान पाकिस्तान का नुकसान करके, अवाम का नुकसान करके, मईशत बर्बाद करके, पाकिस्तान के खारजा पॉलिसी को तबाह करके सिर्फ लोगों को राजी करना बड़ी सियासत नहीं है। सियासत यह है, और लीडर वो होता है जो मुश्किल फैसले भी करता है, अपने फैसलों पे खड़ा भी होता है, और फिर वक्त पे आगे कौम को उस पर कायल भी करता है कि जनाब ये फैसले मैंने आपकी बेहतरी, मुल्क की बेहतरी के लिए किए थे, और आज सारी जमातें मिलकर ये फैसले कर रही हैं। फिर खान साहब कहते हैं जी इलेक्शन कमिश्नर, वो भाई जब तक आपको तोशाखाना केस नहीं आया था, जब तक फॉरेन फंडिंग का वो जो अरबों रुपया आपने जाली अकाउंटों में लाए, दूसरों को कहते रहे कि मनी ट्रेल दो, मनी ट्रेल दो, आपसे इलेक्शन कमीशन 8 साल तक मनी ट्रेल मांगता रहा, आपने नहीं दी। 8 साल तक आपको तारीख पे तारीख मिलती रही, अदालतें कहती रही, जब सियासी जमातों ने भी इस पर शोर किया कि भाई इलेक्शन कमीशन वालों कुछ हिलो जुलो, 8 साल से केस पड़ा है, इसका फैसला करो। हमने ये तो नहीं कहा था कि खान साहब के खिलाफ फैसला करो, हम तो कहते थे फैसला करो, नहीं फैसला होगा तो हम किसी और फोरम पे जाएंगे। जब वो इलेक्शन कमीशन ने जिस दिन मजीद तारीख देने से इनकार किया, उस दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर अचानक बुरा हो गया, अचानक बड़ा खराब हो गया। डस्के का इलेक्शन आया, डस्के के इलेक्शन में पीटीआई ने जो धांधलियां की थी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस पर खड़ा हो गया, फिर अचानक चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान का बुरा तरीन शख्स हो गया। ये क्या बात हुई? यानी आपका हुक्म मानता रहे तो बहुत अच्छा, फिर आप एक पेज पे हो जाते हैं। अदालतें आपके साथ चले तो बहुत अच्छी, अदालतें आपकी बात ना माने तो अदालतें बुरी, फिर आप काजी फायजी सब पे केस दर्ज करा देते हैं।
यानी कोई इदारा छोड़ना भी है कि नहीं। और पहलवान इतने ही हैं, पहले कहते थे मैं किसी से माफी नहीं मांगूंगा, अदालत में बुलाया उन्होंने, जज साहबान ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा माफी नहीं मांगता। उन्होंने कहा अच्छा आप माफी नहीं मांगते, हम आप पे फर्द जुर्म लगाते, आइए फलां तारीख को। जब समझ आई कि जनाब आप तो मेरे खिलाफ केस का फैसला हो जाएगा, फिर कहा जनाब मैं आपसे भी माफी मांगता हूं, मैं उन जज साहबा की अदालत में जाकर भी माफी मांगने को तैयार हूं। किसी एक बात पर रुको तो सही यार। हाँ ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुश्किल हालात में है, अब इंशाअल्लाह ताला कुछ बेहतरी की सूरत बन रही है, आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। कोई इनकलाब नहीं आ जाना। अचानक अगर कोई आपको कहे कि मैं जादूगरी करके और इस मफलर से, इस रुमाल से, एक टिश्यू पेपर के डब्बे से मैं कबूतर निकाल दूंगा, तो वो शोभदाबाज तो हो सकता है, वो लीडर नहीं हो सकता। अगर कोई आपको कहे कि मैं अचानक यूं करके भट्टी साहब के सर से कोई फूल को गालूंगा, तो वो कोई शोभदाबाज हो सकता है, सियासतदान नहीं हो सकता। अगर कोई कहे कि मैं 4 दिनों में पाकिस्तान के हालात बदल दूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। जो शख्स 4 साल तक हुकूमत में रहा और बिला शिरकते गहरे रहा और कहता रहा कि हम सब एक पेज पे हैं, सारे इदारे मेरे साथ हैं, आज वही इदारे जो न्यूट्रल हुए हैं तो उनको बुरा कहना शुरू हो गया, आज गालियां देना शुरू हो गए। यानी अगर आपके साथ कोई सियासी जमात चले तो वो अच्छी, परवेज इलाही साहब आपके साथ ना हो तो पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं, वो सबसे बड़े डाकू हैं। आपके साथ मिल जाए तो बहुत अच्छे आदमी हैं। MKM आपके साथ ना चले तो वो पाकिस्तान की दुश्मन जमात है, आपके साथ आ जाए तो मुहब्बल वतनी का सर्टिफिकेट है। इलेक्शन कमीशन आपका हुक्म माने बड़ा अच्छा है, आपका हुक्म ना माने उनको गालियां देना शुरू हो जाते हैं। फौज आपके साथ तावन करती रहे, एजेंसियां आपकी हुकूमत चलाती रहे, आप एक पेज पे हैं और सब बड़े अच्छे हैं। जब वो कहते हैं कि हमारा कोई काम नहीं है, हमने सीख लिया, बस अब आप जाने, सियासत जाने, हम अपना काम करेंगे, आप उनको गालियां देना शुरू हो गए। क्या चाहते हैं? क्या इस तरह पाकिस्तान ठीक हो सकता है? तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान को अब सीधे रास्ते पे कुछ ना कुछ चढ़ा के, इलेक्शन खान साहब मांग रहे हैं, वो चाहते हैं, ये मैंने रोज कहता हूं टेलीविजन पे बैठ के, कि खान साहब जो इलेक्शन मांगते हैं, इलेक्शन तो होना है अगले साल अपने वक्त पे। खान साहब कहते हैं कि मैं इस्लामाबाद पे हमला कर दूंगा, इस्लामाबाद का घेराव कर दूंगा। क्या करेंगे? पंजाब में हमारी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, ये रोज हमारे मोबाइल से, कश्मीर में हमारी हुकूमत है, गिलगित में वहां से हम आ जाएंगे, हम इस्लामाबाद का घेरा कर लेंगे। वो भाई जमहूरी हुकूमतों में घेरा करके, मुहासरे करके हुकूमतें नहीं गिरती। मुल्क फतह करने का रिवाज खत्म हो चुका। वो बादशाहते थी जिसमें हुआ करता था कि बादशाह आया, उसने दूसरे मुल्क पे हमला कर दिया, शहर का मुहासरा हो गया, उसने शहर फतह किया, झंडा उसका लग गया, वो मुल्क का हुक्मरान हो गया। क्या आप इस तरह की हुक्मरानी चाहते हो? क्या पाकिस्तान के दारुल हुकूमत को आप आके ताकत के जोर पे फतह करना चाहते हो? इमरान खान तुम्हारी भूल है, ना इससे पहले तुम कामयाब हुए, ना अब तुम कामयाब हो सकते हो। हाँ एहतजाज करना आपका हक है, एहतजाज करना है, आइए। हम भी एहतजाज करते रहे, हमने भी मार्च किए, मुस्लिम लीग ने भी मार्च किए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी मार्च किए। आप भी मार्च करो, आप लोगों के पास जा रहे हो, कोई रोक रहा है? जहां चाहो। पहलवान तो इतने ही हो ना, पंजाब में हुकूमत नहीं थी, भाग गए थे KPK में, उस दिन वापस आए जब पंजाब में आपकी हुकूमत आई, उससे पहले वापस आने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन चले छोड़े, उनका काम है। लेकिन सवाल यह है कि चाहते क्या हो? इलेक्शन, यानी मुल्क की सारी जमातें एक तरफ खड़ी है, वो कहते हैं वक्त पे इलेक्शन होगा, मुल्क के हालात इलेक्शन वाले नहीं है। एक अनोखा लाडला कहता है मैंने इलेक्शन कराना है। ये बता दीजिए, इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन में इमरान खान साहब को अक्सरियत नहीं मिलती और हमारी जमातें अपने अपने इलेक्शन लड़के, मफरूजे है ना, एक है कि मैं जीत जाऊंगा, इस मफरूजे पे खड़ा है। अगर कल नहीं जीतता और हम फिर दोबारा मिलकर मखलूत हुकूमत बना लेते हैं, तो फिर क्या करेंगे? फिर क्या पाकिस्तान छोड़ोगे? फिर क्या दोबारा इस हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाओगे? क्या करोगे? आज आप कहें कि हम इलेक्शन की बात करते हैं, अगला मुतालबा होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाओ, फिर वो उसको हटाते हो, अगला मुतालबा होगा कि जनाब मेरे पुराने कवानीन बहाल करो, यानी सारी शर्तें मेरी होंगी, फिर मैं इलेक्शन कराऊंगा, फिर इस मुल्क में सियासत होगी। तो ऐसे नहीं खान साहब, अब किसी की जात की जो
ख्वाहिशें हैं वो मुसल्लत नहीं हो सकती। और निज़ाम के अंदर ये खूबी होती है कि उसमें लचक होती है और होनी चाहिए। जमहूरियत लचकदार निज़ाम का नाम है। ये बर्दाश्त करते करते आपकी गलतियों को बर्दाश्त करता जाता है, जातियों को बर्दाश्त करता जाता है और एक ख़ास लेवल आ जाता है। उसके बाद एक और तिनका और फिर निज़ाम आपको उठा के बाहर फेंक देता है। अल्लाह ना करे आपको वो वक्त देखना पड़े, लेकिन आप अपने हाथों से उस वक्त को नज़दीक कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सारी जमातों की मफाहमत से मिलजुल के, सर जोड़ के, इख्तलाफात को एक तरफ रख के हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, हम इस मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए मुश्तरका फैसले करें। जब हमारी अपने गांव में, बिरादरी में किसी जगह मसले बन जाते हैं, तकलीफ आ जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो फिर एक बंदा बैठ के फैसले नहीं करता। फिर चंद बुजुर्ग इकट्ठे होते हैं जो उस गांव के, उस बिरादरी के होते हैं, वो सर जोड़ के बैठते हैं तो बेहतर फैसले करते हैं। यही हम कहते हैं कि आओ मिल के सारे बैठेंगे, फिर बेहतर फैसले हो सकेंगे। और ये साहब है, ये कहता है नहीं मैं ही हूं, मैं ही दिलेर हूं, मैं ही बहादुर हूं, मैं ही ज़हीन हूं, मैं ही अक्लमंद हूं, लिहाजा मैं ही फैसले करूंगा। इस तरह की मैं का जवाब कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि अब इस मुल्क में आपकी ख्वाहिशें नहीं, कानून चलेगा। मैंने लंबी बात कर दी, आपका बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी साहब का, सारी बस्ती का, सारे दोस्तों का, आज के इस तमाम के ऊपर भी, आप सबके इकट्ठ के ऊपर भी। और ये भी आपसे वादा करता हूँ कि आपके जो एहसान हमारे ख़ानदान पे, हमारे ग्रुप पे हैं, वो हमारा ग्रुप, ये फैमिली का इशू नहीं है, ये पूरा ग्रुप आपका ममनून है, आप सब उसका हिस्सा हैं। हम सारे जब तक हम जीते हैं हम आपके एहसानों तले हैं। जब जब मौका मिलेगा, जब जब खिदमत करने का कोई सरकारी हैसियत में, गैर सरकारी हैसियत में, और कुछ न हुआ तो अपने अल्फाज और अपने किरदार के साथ अगर इलाके की रवायतों को बेहतर करने का मौका मिला, आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ करने का मौका मिला, तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। ये आपके साथ वादा है। और एक वो वादा जो हमारे बुज़ुर्गों ने भी किया, जो मेरे भाई ने भी किया, जो मैंने भी किया, कि इंशाअल्लाह ताला जब तक हम सियासत में हैं हमारी वजह से कोई आपको इल्ज़ाम नहीं दे सकेगा और आपके सर शर्मिंदगी से नहीं झुकेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। बाकी याद अल्लाह, सोबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, कायरा साहब आपसे मुखातिब थे इस महफिल